तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का। तो आज हो गया तारीख 7 तारीख। तो क्लास 9th में ग्रामर का आज हम लोग का लेक्चर 2 रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग का ये सारा चीज़ इंफॉर्मेशन बता चुके हैं, सारा सिलेबस बता चुके हैं, 9th क्लास में क्या क्या है, मैथ में और साइंस में शेड्यूल बता चुके हैं। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग स्टार्ट किए थे, ये 3 लेवल बोले थे, इस 3 लेवल पे चलेगा चीज़ें, ठीक है। आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। ये चीज़ बता चुके हैं, 0 लेवल में क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सारा चीज़ हो चुका है हम लोग का। ज़्यादा कल हम लोग पढ़े नहीं थे क्योंकि अधिकतर हम लोग का टाइम चला गया किसमें, सिलेबस बताने में। कल चला गया ना। हम लोग को आज से स्टार्ट करना है क्या चीज, वर्ड। वर्ड क्या होता है, यही स्टार्ट करना था ना। समझ में आ रहा है? चलो तो वर्ड देखो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, नोट्स हम बना दी, कल बताया था यही। क्योंकि ये लिख लिख के करेंगे तो इस पे तो राइटिंग मेरा बैठेगा नहीं। आया समझ में? इस वजह से वो करना पड़ रहा है। दूसरी बात कि पहले से लिखा हुआ रहेगा तो जल्दी जल्दी हम लोग चलेंगे लेकर के चीजें। अब लिखने लगेंगे तो वो टाइम लग जाएगा अलग। आया समझ में? इस वजह से लिखा हुआ है यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब पढ़ेंगे हम लोग वर्ड, कि वर्ड क्या होता है। जैसे कि हमने कल थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे हम लोग कल क्या किए थे कि इंग्लिश का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, लेटर। उसके बाद लेटर से ही बनता है वर्ड, वर्ड से ही बनता है फ्रेज, फ्रेज से ही बनता है क्लॉज, क्लॉज से ही बनता है सेंटेंस, सेंटेंस से ही बनता है पैराग्राफ, पैराग्राफ से ही बनता है लेसन, और लेसन से ही बनता है बुक। ये पूरा होता है, एक बुक को बनाने में इतना काम आता है। आया समझ में? एक बुक को बनाने के पीछे इतना सारा प्रोसेस होता है। एक पहले लेटर को जुगाड़ करते हैं, लेटर से वर्ड बनाते हैं, वर्ड से क्या बनाते हैं, फ्रेज बनाते हैं, फ्रेज से क्या बनाते हैं, क्लॉज, क्लॉज से क्या बनाते हैं, सेंटेंस से क्या बनाते हैं, पैराग्राफ, पैराग्राफ से क्या बनाते हैं, लेसन, लेसन से क्या बनाते हैं, एक बुक बन जाता है। आया समझ में? तो सबसे छोटा यूनिट अगर कोई पूछे कि बताओ इंग्लिश में क्या है, तो क्या है, लेटर। आया समझ में? तो यही चीज कल हुआ था जानकारी, इससे थोड़ा ज्यादा ही हुआ था लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बता दी। अब आते हैं वर्ड, यानी कि देखो लेटर तो तुम्हें पता है, ABCD 26 टोटल, ठीक है। अब वर्ड आते हैं, वर्ड क्या होता है उसको समझते हैं। तो वर्ड, वर्ड क्या है, तो ये ग्रुप ऑफ लेटर है। क्या है ये, लेटर का ग्रुप है। देखो अब यहाँ लाइनिंग खींचने में तिरछा मिर्छा हो जा रहा है, तो लिखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया क्या हुआ, ठीक है, कि अभी हाथ नहीं बैठा इस पे। आया समझ में? तो ग्रुप ऑफ लेटर्स ही को हम क्या कहते हैं, वर्ड बोल देते हैं। जैसे हम बोलते हैं राहुल, तो राहुल में देखो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर का एक ग्रुप है। आया समझ में? तो ग्रुप ऑफ लेटर्स जो, यानी एक तरह से कहोगे कि जो लेटर्स का ग्रुप है उनसे जो चीज बन रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ड बोलते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई भी लेटर उठा के और कोई भी चीज का एक बना दे रहे हैं ग्रुप। आया समझ में? जो भी लेटर उठाओ उससे जो भी वर्ड बनेगा वो एक मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए, सेंसफुल होना चाहिए। जैसे अगर मान लो यही राहुल को हम ऐसे लिख दें, कोई सेंस है इसका, नहीं है ना। तो जो भी ग्रुप बनाओ लेटर्स का, वो क्या होना चाहिए, उसका कोई एक मीनिंग निकलना चाहिए। है समझ में? उसी चीज को हम वर्ड बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? वर्ड क्या है, कभी भी नहीं आया। जैसे गो, गो का एक मीनिंग निकल रहा है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, 2 लेटर का ग्रुप है। आया समझ में? तो ये क्या है, एक वर्ड है, कुछ भी वर्ड है। उसके बाद ब्रिंग, एक वर्ड है। उसके बाद बिटवीन, सेंस निकल रहा है, वर्ड है, ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं। अल्लास, अल्लास क्या होता है, एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए किया जाता है ना, वाओ होता है ना, इंटरजेक्शन, अभी पढ़ेंगे क्या होता है, तो वही सब है ये। स्मार्ट, स्मार्ट एक एग्जेक्टिव है। अब ये कैसे एग्जेक्टिव है, कैसे पहचाना है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे, ठीक है। अभी बस समझो, आया समझ में? सारा चीज बताएंगे कि कैसे ये एग्जेक्टिव, हमने बोला कि ये एग्जेक्टिव है। दे, दे क्या है, प्रोनाउन है। आया समझ में? तो ये भी क्या है, सेंसफुल वर्ड है, तो ये वर्ड हो गया। एंड कंजक्शन होता है, दो सेंटेंस को, दो चीजों को क्या करता है, जोड़ता है। राम, राम भी एक नाउन है, नाउन है, यानी राम एक सेंसफुल तुम्हारा वर्ड बन रहा है, यानी ये क्या है, नाम है तो वर्ड है ये। आया समझ में? तो इस तरह से ये क्या है, वर्ड का डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग देख ले हो रहा है ना, पता चले हम लोग पूरा काम कर लिए, रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं जा रहा है।
काम बिगड़ जाएगा। चलो स्टार्ट कर दें, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोगों का कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन होता है कि नहीं होता है? हम लोग आइडेंटिफिकेशन है ना, कोई पांडे है, कोई कुछ और है कि नहीं है? उसी तरह हर वर्ड का भी अपना खुद का एक क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, कि वो नाउन है, कि एडजेक्टिव है, कि प्रोनाउन है। आया समझ में? कि इंटरजेक्शन है, क्या है? उसी आइडेंटिफिकेशन को ही हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसी आइडेंटिफिकेशन को ही हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ईच वर्ड हैज आइडेंटिटी एंड दिस आइडेंटिटी इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। हर वर्ड का अपना कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होता है और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी आइडेंटिटी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, 8 है। आया समझ में? पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम वर्ड का टाइप भी बोल सकते हैं, कि ये वर्ड के टाइप्स हैं, कितने कितने टाइप्स होते हैं। आया समझ में? टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कौन कौन सा है? तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एग्जेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। इन सब को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है ना? चलो, तो अब सबसे पहले आते हैं कि ये नाउन क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि वो नाउन है। ठीक है, चलो पहला पार्ट ऑफ स्पीच पे आते हैं। तो नाउन, ये भी एक वर्ड है। नाउन क्या है, एक वर्ड है। तो ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन। जैसे एक नाउन जो है वो एक वर्ड है, वो कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। मान लो किसी पर्सन का नाम हो गया, किसी प्लेस का हो गया, किसी थिंग्स का हो गया, कोई आइडिया हो गया, कोई कंसेप्ट हो गया। ये सब क्या है, ये सब नाउन ही तो है। तुम्हारे अगल बगल जितने भी चीज दिख रहे हो सब क्या है, नाउन है, क्योंकि सबका अपना नाम है। कोई भी वर्ड तुम बोलो वो नाउन है। आया समझ में? अब नाउन के टाइप्स देखो। फिजिकली अगर हम देखें, फिजिकल अपीयरेंस में, ठीक है, जिसे हम छू के महसूस कर सकते हैं, तो उस सेंस में नाउन के दो टाइप्स हैं। पहला है कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन को छू के महसूस करके नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम उसे सोच तो सकते हैं ना, महसूस तो कर सकते हैं ना। छू नहीं सकते लेकिन महसूस तो कर सकते हैं। दूसरा कॉन्क्रीट, यानी जिसे हम छू भी सकते हैं, जो आंख के सामने है, दिख रहा है। आ रहा है समझ में? उसी तरह अगर हम काउंटिंग के बेसिस पे देखें नाउन के टाइप्स, तो दो टाइप्स के हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है। उसी तरह अगर प्रॉपर्टीज पे देखें, ठीक है, तो टोटल 5 टाइप के प्रॉपर्टीज पे नाउन है, काइंड्स 5 टाइप्स के हैं। कौन कौन सा? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया टाइप्स। अब देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल नाउन का, बहुत नाउन नाउन हो गया। तो कुछ भी बोले ना, कि कुछ भी तुम्हारा क्या है, जैसे बैग, सबने बैग दिख रहा है, ये तुम्हारा चौकी दिख रहा है, चेयर दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है, लैपटॉप का स्टैंड दिख रहा है, फोन दिख रहा है, पेन दिख रहा है, हमारा शरीर दिख रहा है, बुक दिख रहा है। ये सब क्या है, नाउन है। कुछ भी कह लो नाउन है। कानपुर क्या है, नाउन है। डेहरी ऑन सोन नाउन है। आ रहा है समझ में? क्योंकि नाम है, प्लेस का नाम है वहां पे। तो जैसे बर्थ हो गया, चाइल्डहुड हो गया। चाइल्डहुड कैसा नाउन है, जरा सोच के बताओ, बाद में बताएंगे। अभी कैसा नाउन है, कौन सा नाउन है इन सब में से? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेट है, ये एक अवस्था है। ये क्या है, एक अवस्था तो बता रहा है ना चाइल्डहुड, यानी बचपन का स्थिति वो बता रहा है, स्टेट बता रहा है। तो कैसा ये नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एडोलेसेंस, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इसका मतलब क्या? मैरिज, एडोलेसेंस, जैसे कि एक तरह से कहो जो 18 प्लस लोग हो जाते हैं ना, वही है, उन्हीं को कहते हैं किशोर अवस्था, जैसे कि जिसको कहते हैं, जिसको तुम किशोर अवस्था कहते हैं। मैरिज हो गया, क्या हो गया, मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, डेथ हो गया, फेनेशिया हो गया, और क्या है ये, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी किसको कहते हैं? तो जो एक पर्सन बहुत सारी शादियां कर लेता है, उसी को क्या कहते हैं, पॉलीगैमी कहते हैं। आया समझ में? उसी को क्या कहते हैं, पॉलीगैमी, यानी एक से ज्यादा मैरिज करना, उसी को पॉलीगैमी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये चीज समझ में आया एग्जाम्पल? ये थोड़ा हार्ड हार्ड एग्जाम्पल लिए हैं, बाकी शॉर्ट में कुछ भी ले लो, अपना नाम ले लो, ठीक है, जानवर का नाम ले लो, कुछ भी ले लो, सब नाउन है। ये थोड़ा सा हार्ड लिए हैं ताकि तुम्हें समझ में आए चीजें। नेक्स्ट,
जैसे देखो एक स्टेट बताते हैं, स्टेट में सबसे पहले तुम्हारा जन्म हुआ होगा, अवस्था में देखे तो तुम्हारा सबसे पहले जन्म हुआ होगा, फिर तुम पहुंचोगे चाइल्डहुड के एज में, फिर तुम पहुंचोगे एडोलेसेंस के एज में, फिर तुम्हारा शादी हुआ होगा, फिर तुम्हारा डाइवोर्स मान लो हुआ, ठीक है, मान लो उसके बाद तुम्हारा क्या होगी, डेथ हो। तो ये जितना ये प्रोसेस चला ये सब क्या है, एक नाउन ही तो है एब्स्ट्रैक्ट में। आया समझ में? चलो प्रॉपर्टीज में आते हैं। अब प्रॉपर्टीज वाला ये कौन सा वाला चला हम लोग का, अभी ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं, डिटेल में नाउन में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, नाउन क्या होता है क्या नहीं होता है बस वो चीज समझ रहे हैं। बाकी नाउन चैप्टर ये सब चैप्टर तुम्हारे अगर सिलेबस में होगा तो वो चलेगा बाद में, अभी सिर्फ हम लोग बेसिक चीज कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए बेसिक भी नहीं, अभी तो जीरो लेवल चल रहा है, बेसिक वाला तो भी आएगा। आया समझ में? तो अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ देख रहे हैं कि नाउन क्या होता है, कैसे उसको पहचाने। तो नाउन समझ में आया कैसे पहचाने उसको, कितने टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं, फिजिकल बेसिस पे कितने टाइप्स होते हैं, हाँ, काउंटिंग बेसिस पे कितने टाइप्स होते हैं, और प्रॉपर्टी बेसिस पे कितने टाइप होते हैं, ये चीज समझ में आया। चलो अब प्रॉपर्टीज बेसिस पे आए तो नंबर के बेसिस पे हो गया, नंबर बेसिस यानी कि या तो सिंगुलर या तो प्लूरल, हाँ, जेंडर बेसिस पे हो सकता है नाउन का, जैसे मैस्कुलिन हो गया, फेमिलाइन हो गया, कॉमन जेंडर हो गया, न्यूट्रल जेंडर हो गया, इन बेसिस पे कर सकते हैं नाउन को डिवाइड। आ रहा है समझ में? अगर हम केसेस पे करें तो सब्जेक्टिव केस हो गया जहां पे सब्जेक्ट बनेगा नाउन, ऑब्जेक्टिव केस हो गया जहां पे ऑब्जेक्ट बनेगा नाउन, आ गया समझ में। और एक हो गया पॉजिटिव केस, पॉजिटिव मतलब अधिकार बताने वाला, जहां पे नाउन क्या करेगा, अधिकार बताएगा, जैसे माई कार, आया समझ में, योर कार, तो ये क्या बता रहा है, अधिकारी तो बता रहा है, माई साइकिल, आया समझ में। इस तरीके का ये डिफाइन किया जाता है चीजों को, यहाँ तक कोई दिक्कत है? हो तो बताना, नहीं है ना, हो तो बताओ, चलो क्लियर रखना सब चीजें। अब आते हैं यहाँ पर, इसमें बात करते हैं फंक्शन ऑफ नाउन, नाउन के फंक्शन, नाउन के फंक्शन पे बात करते हैं, कितने टाइप के फंक्शन, अभी बताएं नाउन के फंक्शन, नाउन कैसे कैसे अपना सेंटेंस में रूप दिखाएगा उसको कहते हैं फंक्शन ऑफ नाउन, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में नाउन या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, या तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। कैसे होगा क्या होगा, सब्जेक्ट रूप में कैसे आएगा आएगा भी सब नीचे देखेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पे जो बता रहे हैं यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं है ना, चलो, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है ना। सब्जेक्ट का मतलब है कि वर्ब से पहले आगे सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का मतलब है वर्ब के बाद आएगा, ठीक है। और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मतलब देखो कोई भी प्रीपोजिशन लगा होगा, प्रीपोजिशन क्या होता है, इन, ऑन टू, ऑन, एंड, ये सब क्या है, ये सब प्रीपोजिशन है, आया समझ में, ओवर, ये सब तो इनके बाद अगर कोई चीज आ रहा है, ठीक है, तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, उसी को हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट देना, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट के बारे में अगर वो कॉम्प्लीमेंट देगा, यानी उसके बारे में कुछ डिटेल ऐड करेगा उसमें, तो वो हो गया सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट में अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज जानकारी ऐड करेगा तो वो किसका हो गया, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट देना मतलब क्या होता है, जैसे तुम लोग कॉम्प्लीमेंट देते हो ना कि वो कितना अच्छा लड़का है, हाँ, पहले बोलोगे कि इसका नाम राहुल है और बहुत अच्छा लड़का है, तो तुमने राहुल के बारे में क्या दिया, कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो वही होता है कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? नेक्स्ट प्रोनाउन आते हैं, नाउन हो गया, प्रोनाउन पे आते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी पढ़ रहे हैं सिर्फ। प्रोनाउन क्या होता है, तो ये भी एक वर्ड होता है जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है, नाउन के रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करता है, बार बार जहां नाउन आता है वहां पे प्रोनाउन नाउन के उसके रिपीटेशन को क्या कर लेता है, रोक लेता है, ठीक है। जैसे बचपन में अगर काऊ पे तुम लोगों को ऐसे लिखने के लिए जाए तो काऊ 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 करते रहते थे, काऊ दूध देती है, काऊ का 4 पैर होता है, काऊ काऊ करते रहते थे ना, तो बस उसी काऊ को रिपीटेशन को रोकने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन क्या करता है, प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज किए, ठीक है। प्रोनाउन जैसे ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउन। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो सम बॉयज लिखा है और एक जगह लिखा है सम ऑफ द बॉयज, एक एक लिखा है सम बॉयज
और एक लिखा है सम ऑफ द बॉयज। यहाँ पे इसका मीनिंग है कि कुछ लड़के, और यहाँ सम ऑफ द बॉयज मतलब लड़कों में से कुछ। आया समझ में? मीनिंग समझ में आया? हिंदी मीनिंग। हाँ। यहाँ पे कह रहा है कुछ लड़के, और यहाँ कहा जा रहा है कुछ लड़कों में से, सॉरी लड़कों में से कुछ है। अब देखो जरा यहाँ पे देखो सम के बाद कुछ लगा है, ये देखो ये तो नाउन है, बॉयज क्या है? एक नाउन है। उसके बाद ये सम क्या है ये बताना हमें, ठीक है? तो अब इसको छोड़ो, यहाँ पे आओ, ये क्या है तुम्हारा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हमने अभी बताया कि जो भी है वो क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है? नाउन वाला, क्योंकि बॉय क्या है? एक नाउन है। बॉय क्या है? एक नाउन। तो ये प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी ये एक सब्जेक्ट होगा। फिर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट भी तो होगा आगे। ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। हाँ, अब सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन, नाउन या तो प्रोनाउन होते हैं। हाँ, तो सम तो किसी का नाम नहीं है, यानी ये क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पे ये क्या है? अब प्रोनाउन है। अभी यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ तो बताओ, कैसे कैसे हम इसको प्रोनाउन बोल दिए इस सम को? यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ तो बताओ, फिर से बताएं। समझ में आया? सिंपल सा है कि ये ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया है, यानी ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। प्रीपोजिशन के बाद द बॉय क्या है? नाउन है। द बॉय में भी बॉय नाउन है, और द क्या है? डिटर्मिनर, आर्टिकल है, जो इसको डिफाइन कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। आ रहा है समझ में? तो ये तो आर्टिकल, सॉरी ये तो इसका प्रीपोजिशन का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया द बॉय। तो सब्जेक्ट इसके आगे वाला, इसका मतलब है ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट है लेकिन नाउन तो है नहीं, क्योंकि सम किसी का नाम नहीं है। तो सम क्या हो गया फिर? नाउन या तो प्रोनाउन में से कोई एक होगा, नाउन तो है नहीं, यानी क्या है? प्रोनाउन। आया समझ में? यहाँ पे देखो ये जो बॉय है वो नाउन है, बॉय क्या है? नाउन है। और नाउन से पहले आया है, ये नाउन से पहले आया है। तो नाउन से पहले आया सम बॉय, यानी ये लड़के के बारे में बता रहा है कि कुछ लड़के हैं। तो कुछ लड़के हैं, तो जो नाउन को बताए, जो नाउन को डिफाइन करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जो नाउन को डिफाइन करे वो क्या होता है? एडजेक्टिव। आया समझ में? तो कितने, मतलब कि जो नाउन के बारे में बता रहा है कि वो कितने हैं, क्या है, कैसा रंग का है, तो एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी ये सम यहाँ पे एडजेक्टिव है, बॉय यहाँ पे नाउन है। अब बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है? नहीं। हो तो परेशानी हो तो बताओ, नहीं। आगे बढ़े। तुमको नहीं। है तो बताओ। हल्का भी नहीं है? नहीं। एकदम है ही नहीं? नहीं है। हो तो पूछो। क्लियर हो रहा है ना? डाउट यहीं पे क्लियर कर लेना होगा। बाकी रिकॉर्डिंग है अपना, रिकॉर्डिंग में रिवीजन करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। आया समझ में? एक दो बार रिकॉर्डिंग में देखोगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगा रिवीजन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? बहुत अच्छा था ये चीज, जानकारी। देखो कहीं पे सम क्या बन जा रहा है? एडजेक्टिव बन जा रहा है। कहीं पे सम क्या बन जा रहा है? प्रोनाउन बन जा रहा है। लेकिन प्रोनाउन जब बनेगा, जब क्या होगा? ये नाउन की तरह यूज हो रहा होगा। देखो नाउन के जगह पे ही तो आया है, सब्जेक्ट की जगह पे ही तो आया है ना? सब्जेक्ट की जगह पे, तो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो प्रोनाउन हो जाएगा, और किसी नाउन के साथ आएगा तो एडजेक्टिव का काम करेगा। आया समझ में कि नहीं आया? यहाँ पे ये नाउन तो यहाँ है, और नाउन के पहले लग गया प्रीपोजिशन, तो ये चीज हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये फिर हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हुआ तो फिर प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत, डिफरेंस समझ में आया? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब प्रोनाउन भी अलग अलग तरीके, जैसे रिफ्लेक्सिव में, जैसे सेल्फ से बनते हैं जो भी चीज, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ईच अदर, वन अदर, ये भी सब क्या है? एक प्रोनाउन ही है। ईच अदर, वन अनदर, ये सब प्रोनाउन ही है। आया समझ में? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के भी प्रॉपर्टीज, नंबर, जेंडर और केस। जैसे नाउन में हम लोग पढ़े थे, नंबर में सिंगुलर प्लूरल पढ़े थे ना, और जेंडर में फेमिनाइन पढ़े थे ना। उसके बाद क्या और क्या पढ़े थे? मैस्कुलिन और न्यूट्रल और कॉमन, ये सब क्या है? तो उसी तरह प्रोनाउन के भी सेम वही चीज होता है, काइंड्स होते हैं, प्रॉपर्टीज एक्सप्रेस कर लो। और केसेस भी वही, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। आया समझ में? आया? बेसिक चल रहा है एकदम जीरो लेवल, इसलिए थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा कम करके चल रहे हैं। अब आते हैं वर्ब पर। दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग जान गए, कौन कौन सा? नाउन और प्रोनाउन। हल्का फुल्का भी समझ में आया ना नाउन प्रोनाउन क्या है? बहुत है हम लोगों के लिए अभी तक, क्योंकि जीरो लेवल चल रहा है। बेसिक में आओगे तो वो चीज और थोड़ा सा हम पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से।
ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे तो और समझ में आएगा। जब जो एडवांस में, एडवांस इन द सेंस जब तुम्हारे सिलेबस में आएंगे तो फिर तो और अच्छी बात हो जाएगी। आया समझ में? तो इस तरह से थोड़ा सा चल रहे हैं। बेस जीरो लेवल से क्यों स्टार्ट करें, ताकि तुम्हें जब कुछ पता ही नहीं है तो पहले कुछ जानकारी दें ग्रामर का। आया समझ में? इसलिए अब आते हैं वर्ब। वर्ब भी एक क्या है, एक वर्ड ही है जो एक्शन को एक्सप्रेस करता है, ये किसी स्टेट को एक्सप्रेस करता है, या किसी ऑकुरेंस, किसी चीज को बताता है। वर्ब किसी घटना को बताने का काम करते हैं, या फिर किसी स्टेट को कि वो चल रहा है, काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब चीजों को बताने का काम करता है वर्ब। आया समझ? किसी एक्शन को बताने का काम करता है, एक्शन अभी चल रहा है कि रुका हुआ है, ये सब चीज को बताने का काम करता है। आया समझ में? तो वो कौन सा है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम वर्ब बोलते हैं। आया समझ में? बिना वर्ब का कोई सेंटेंस बनता नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंग्लिश में वर्ब को सीखना। आया समझ में? वर्ब को सीखना सबसे ज्यादा क्योंकि बिना वर्ब का कोई सेंटेंस बना है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब है। आया समझ में? तो वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एक सेंटेंस को बनाने के लिए। तो वर्ब जैसे स्टेट बताने के लिए वर्ब का यूज हो जाता है। वर्ब का काम, वर्ब जो है पोजीशन के लिए काम करता है, एक्शन बताने के लिए काम करता है। जैसे स्टेट बताने में, जैसे आई एम टीचर, यहाँ पे हम क्या कोई काम कर रहे हैं? आई एम ए टीचर, इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं। यहाँ पे स्टेट बताया जा रहा है कि मैं एक टीचर हूँ। लेकिन वहीं पे अगर हम बोल दे आई हैव 5 बुक्स, मेरे पास 5 किताबें हैं, क्या बता रहे हैं? पोजीशन, अधिकार, कि मेरे पास 5 किताबें हैं, बता रहे हैं ना? ये पोजीशन वाले हो गया। यहाँ पे हैव क्या कह रहा है? यहाँ पे हैव हो गया पोजीशन, पोजीशन वर्ब है ये। यहाँ तो कोई दिक्कत। लेकिन वहीं पे कह दे आई एम टीचिंग यू, ये एम टीचिंग जो आया है ये एक्शन वर्ब है। एम टीचिंग जो आया वो कौन सा वर्ब हो गया? एक्शन वर्ब हो गया। यहाँ पे क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, आई एम टीचिंग यू, इसमें भी वो हेल्पिंग वर्ब हो गया ये। हाँ ये हेल्पिंग वर्ब। यहाँ तो कोई दिक्कत? ये नीचे वाला में कौन सा? ये हेल्पिंग हो गया और ये मेन हो गया। अभी ये सब पढ़ाएंगे, आगे मत भागो। अभी जितना पढ़ा रहे बस उस पे रहो। हाँ ठीक है। अभी हेल्पिंग मेन पे मत आओ क्योंकि वो हो गया हम लोग का बेसिक वाले का। अभी हम लोग जीरो लेवल चल रहे हैं, तो अभी हेल्पिंग और वो मेन वाले पे मत आओ। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो समझ में आया, 3 तरीके के स्टेट, पोजीशन, एक्शन बताने के लिए चीजें हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं वहाँ। इस तरीके के सेंटेंस में यूज होता है। अब देखो वर्ब के फॉर्म्स भी होते हैं। ठीक है, टोटल 4 तरीके के वर्ब का फॉर्म्स होता है। पांचवा तो वही पहले वाले का एस या एस लगा दो तो पांचवा फॉर्म हो जाता है। तो टोटल 4 तरीके के हैं। कौन कौन सा है? V1 जिसे हम बेस फॉर्म बोलते हैं वर्ब का, ठीक है। V2 जिसको हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं। V2 जो वर्ब होता है वो क्या होता है? पास्ट फॉर्म होता है। V3 पास्ट 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 पार्टिसिपल, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो हमारा V3 फॉर्म होता है। और जो V4 है जिसमें हम ING लगा देते हैं, ठीक है। जैसे यानी V1 में अगर तुम ING लगा देते हो तो हमारा कौन सा हो जाता है? वो V4 हो जाता है। कौन सा फॉर्म हो जाता है? V4 फॉर्म हो जाता है, जिसको हम जीरंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरंड। या फिर जैसे यहाँ पास्ट पार्टिसिपल बोल रहे थे V3 को, तो V4 को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको क्या बोलते हैं वही चीज अभी चल रहा है जीरो लेवल पे जानकारी, ठीक है। और V5 जो कि V1 में ही एस या एस लगा करके बना देते हैं, तो वो हमारा कौन सा फॉर्म हो जाता है? V5 फॉर्म हो जाता है। ये वर्ब का क्या है? फॉर्म है। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब वर्ब में देखो एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। जीरो लेवल ग्रामर में बस इतना ही समझना है कि वर्ब में एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। अब कैसे पहचानना है, क्या पहचानना है, वो बेसिक में है। लेकिन यहाँ पे हमने एक स्टार्टअप दे दिया कि वर्ब के 2 फॉर्म, हेल्पिंग और मेन। तो जब वहां पे हेल्पिंग मेन जब चर्चा करेंगे तो हाँ याद आएगा कि अरे हाँ भैया बताए थे वर्ब के 2 फॉर्म थे, हेल्पिंग और मेन। आया समझ में? इसलिए 3 लेवल पे चल रहा है ग्रामर। आया समझ में कि नहीं आया? चलो, यहाँ तक वर्ब में समझ में आया। बेसिक बेसिक जो जानकारी चाहिए वर्ब के लिए हम लोगों ने कंप्लीट किया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव क्या होता है? तभी हमने बताया, नाउन में बताए थे, सॉरी प्रोनाउन में ही बताए थे कि नाउन में क्या, कि ए वर्ड विच डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन, एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। आया समझ में? कि वो अच्छा है, बुरा है, ठीक है, या खराब है, या फिर अच्छा है। तो ये सब जो डिस्क्राइब करे, इंटेलिजेंट पर्सन है, कैसा पर्सन है। आया समझ में? तो वो जो भी चीज होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है।
आया समझ में? जैसे हम एक सेंटेंस यहाँ बना दें कि ए या एन, यहाँ ब्लैंक लिख दें और यहाँ लिख दें स्टूडेंट। क्या लिख दें? स्टूडेंट। अब इसके बीच में तुम जो भी चीज लिखोगे वो सब एडजेक्टिव होगा। लिख के देखो, जैसे ए पुअर स्टूडेंट, पुअर क्या हो गया? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा स्टूडेंट है, पुअर स्टूडेंट है। इसका क्वालिफिकेशन आया समझ में? अगर पुअर की जगह इंटेलिजेंट लिख देते हैं तो एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो कैसा स्टूडेंट है? इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आया समझ में? अब वहाँ एन क्यों लगा? वो कल जानकारी दे चुके थे। इंटेलिजेंट में एन क्यों लगा? कल बता चुके हैं। आया समझ में? तो यहाँ इस सेंटेंस इनके बीच में जो भी चीज लिखोगे वो तुम्हारा क्या होगा? एक एडजेक्टिव का काम करेगा। ए रिच स्टूडेंट, तो रिच क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो वही चीज है एडजेक्टिव, मतलब कि वर्ड विच डिस्क्राइब ए नाउन या प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता हो उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? जैसे आई मेट ए ब्रेव सोल्जर, आई हो गया सब्जेक्ट, मेट हो गया वर्ब, ए हो गया हमारा आर्टिकल। आया समझ में? ये हो गया नाउन। तो आई मेट, ध्यान दो, अभी इनको भूल जाओ। आई मेट सोल्जर, ये भी एक सेंटेंस बन रहा है। आई मेट सोल्जर, कैसा सोल्जर? ब्रेव सोल्जर। तो क्या कर रहा है ब्रेव? इस सोल्जर को तो डिफाइन कर रहा है ना, कैसा सोल्जर है? ब्रेव सोल्जर है। तो ब्रेव यहाँ पे क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और ए, कितने सोल्जर हैं? कौन से सोल्जर? तो वो एक सोल्जर। तो ए क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। या डिटरमिनर, डिटरमिनर क्या करता है? मात्रा को बताने का काम करता है, संख्या बताता है नाउन का कि कितने संख्या हैं। आया समझ में? ये वही काम है। आर्टिकल कह लो, डिटरमिनर कह लो, बात से में। आया समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब इसमें भी देखो, यहाँ पर एक चीज, व्हाट काइंड ऑफ सोल्जर। यहाँ पे सोल्जर किस टाइप का है? ब्रेव है। आया समझ में? तो अगर तुम्हें यहाँ एग्जेक्टिव पहचाना है कि इसमें एग्जेक्टिव कौन है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाया करो। इसका, इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल करके आएगा वही तुम्हारा एग्जेक्टिव होगा। जैसे आई मेट ए ब्रेव, आई मेट ए ब्रेव सोल्जर, हम पूछ रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ सोल्जर, किस टाइप का सोल्जर है? तो ब्रेव सोल्जर है। तो जो ब्रेव आया वो हमारा एग्जेक्टिव है। या फिर जैसे पहले बताए थे पहचानने के लिए, वैसे पहचान लो। आया समझ में कि नहीं आया? अरे पहले भी तो वैसे ही किए थे। क्या कि आई मेट सोल्जर, कैसा सोल्जर? तो वही तो, व्हाट काइंड ऑफ सोल्जर, कैसा सोल्जर? ब्रेव सोल्जर। आया समझ में कि नहीं आया? तो वही चीज है यहाँ पर। तो ब्रेव इज, सॉरी, सोल्जर इज ए ब्रेव, इज या वाज कुछ भी कर लो, तो वहां पे क्या हो जाएगा? जो ब्रेव आया वो तुम्हारा एग्जेक्टिव हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब एक आओ, गुरु ज्ञान। ठीक है, क्या चीज? पढ़ो जरा। बेसिकली हम कोई भी नाउन प्रोनाउन लेते हैं और इसमें हम ये लगाकर देखें कि डिग्री ऑफ लगा कर देखे कि, यहाँ पर है फिर। हम्म लगा के देखें कि एम स्लैश पी हम्म व्हाट काइंड ऑफ हम्म किस प्रकार का एम स्लैश पी है। अब आओ हम बताते हैं। अगर तुम्हें पहचानना है, क्या पहचानना है गुरु ज्ञान में, कि बेसिकली हम कोई भी नाउन या प्रोनाउन ले लेते हैं एडजेक्टिव को पहचानने के लिए। मान लेते हैं कोई भी एक नाउन प्रोनाउन ले लिए और उसमें तुम ये लगा करके देखो व्हाट काइंड ऑफ या विच काइंड ऑफ। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ या विच काइंड ऑफ, यानी नाउन या प्रोनाउन में तुम ये लगा के देखो कि व्हाट काइंड ऑफ या विच काइंड ऑफ लगाओ। व्हाट काइंड ऑफ या विच काइंड मतलब किसी प्रकार का, कौन सा प्रकार का नाउन या प्रोनाउन है। ठीक है, तो इस तरह का लगा के देखोगे तो इसका जो आंसर निकल करके आएगा वही तुम्हारा एग्जेक्टिव होगा। इसका जो आंसर निकल करके आएगा, जैसे अभी पीछे किए थे, व्हाट काइंड ऑफ सोल्जर, तो ब्रेव, ब्रेव तो था सोल्जर। आया समझ में? तो ब्रेव जो निकल करके आया उसका आंसर वो क्या हमारा? एग्जेक्टिव।
तो एग्जेक्टिव पहचानने का सिंपल तरीका है, बस यही 2 चीज से क्वेश्चन बना के पूछ लो। यहाँ पे कोई दिक्कत? नहीं। जैसे ही वॉज ब्रेव, तो व्हाट काइंड ऑफ ही, वो कैसा है, किस प्रकार का है वो, ब्रेव। ब्रेव है, तो ब्रेव यहाँ पे एग्जेक्टिव है। ये ब्रेव क्या कर रहा है, ये इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, एग्जेक्टिव है। बीच में जो वॉज है वो हमारा वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो दिक्कत? नहीं। अभी ये मेन वर्ब है कि क्या है वो चीज बाद में पढ़ेंगे, अभी वर्ब ही वर्ब पढ़। आ गया समझ में कि नहीं है? अब जो एग्जेक्टिव है उसकी डिग्री होते हैं, एग्जेक्टिव का क्या होता है, डिग्री होता है। डिग्री। अब उसको देखेंगे, साइकिल हटा दो। का क्या होता है, डिग्री होता है। तो एग्जेक्टिव का भी अपना क्या होता है, अब डिग्री। जैसे हम लोग प्रोनाउन में पढ़ के आए नाउन, जेंडर और केसेस, ठीक है, वैसे हम लोग पढ़ के आए किसमें, वर्ब में हम लोग पढ़ के आए क्या चीज, क्या पढ़ के आए वर्ब में, हाँ गुड, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। उसी तरह अब आते हैं एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव में डिग्री होती है, डिग्री पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इस तरीके की चीजें होती हैं। जब एग्जेक्टिव पढ़ेंगे तो इसका इस सम को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा जानकारी लेना है कि एडजेक्टिव में क्या क्या होता है, क्योंकि 0 लेवल चल रहा है ग्रामर, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। नेक्स्ट। अब जैसे डिग्री मतलब क्या हो गया, डिग्री इन द सेंस कि ये सब इधर जो लिखा हुआ है सब V1 है, V1 फॉर्म है, आया समझ में, और इनका डिग्री इधर लिखा हुआ है। यानी ये हमारा हो गया कौन सा, पॉजिटिव डिग्री, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और ये हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री। आया समझ में, ये इनकी डिग्री लिखी हुई है। जैसे गो का अगर हम देखें कंपैरेटिव में तो बेटर होता है, और उसको अगर हम देखें किस में, सुपरलेटिव में, तो बेस्ट होता है, ठीक है, वो भी होता है गुड, ये बेस्ट भी बोल सकते हो, गुड बेटर बेस्ट, हाँ। गो का भी वही होता है, गो बेटर बेस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ, उल्टा हो गया, गुड का होगा, ओडी छुड़ी है। गुड, गुड बेटर बेस्ट, वो नहीं, गो का तो गो वेंट और गॉन, गो वेंट और गॉन होता है। आया समझ में, ये तो गुड का है, तो गुड का क्या हो जाएगा, गुड का गुड बेटर और बेस्ट। उसी तरह से वाइज वाइजर वाइजेस्ट, आया समझ में, टॉल टॉलर टॉलेस्ट। उसी तरह ब्लैक ब्लैकर ब्लैकेस्ट। उसी तरह डर्टी डर्टियर और डर्टीएस्ट, आया समझ में। इसी वजह से हम कल मना किए थे क्या चीज, कि आगे आगे नोट्स मत बनाना। देखो यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ा, गलती निकल गया, जल्दी जल्दी नोट्स बनाने के चक्कर में होता है ये सब चीजें, आया समझ में। तो यहाँ गुड के जगह गो लिखा गया, डबल ओडी छूट गया, आया समझ में। इसलिए आगे आगे जो जितना पढ़ा है बस उतना ही नोट्स बनाओ और उसको रिवीजन करो, क्योंकि आगे तो पढ़ेंगे ही ना अभी, तो आगे का नोट्स बना के क्या फायदा, टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा है, बल्कि वही टाइम जो आगे नोट्स बनाने में दोगे उसका रिवीजन कर लो बैठ के। आ गया समझ में, तो यही करना है। तो यहाँ पे देखो सुधार हुआ, ये चीज समझ में आया, गुड बेटर बेस्ट ये सारी डिग्री हैं, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं, तो ये हो गया हम लोग का किसका, किसका भी खत्म किए, एग्जेक्टिव। अब आते हैं अपने एडवर्ब भैया पर, एडवर्ब भैया को पढ़ेंगे, ठीक है, एडवर्ब भैया को पढ़ेंगे। एक चीज ध्यान रखना, एडवर्ब का झगड़ा हमेशा नाउन से लगा रहता है। नाउन कहता है तुम मुझसे पहले कभी नहीं आओगे, झगड़ा हमेशा इससे लगा रहता है, नाउन से, ठीक है। अब ये चीज, ये जानकारी हम आगे यूज करेंगे, इसलिए अभी बता रहे हैं, आया समझ में, इस जानकारी को आगे यूज करेंगे। तो एडवर्ब और नाउन के बीच में हमेशा लड़ाई लगा रहता है, कि हम आगे रहेंगे, वो कहता है हम आगे रहेंगे, आया समझ में। तो अब एडवर्ब पढ़ते हैं। एडवर्ब क्या होता है, तो ये वर्ब को जो है डिस्क्राइब करता है, जैसे एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, वैसे ही वर्ब जो है, सॉरी, एडवर्ब जो है वो वर्ब को डिस्क्राइब करने का काम करता है, वर्ब के बारे में जानकारी देने का काम करता है। आएगा समझ में यहाँ तक? सिंपल सिंपल सा भी चल रहे हैं, बेसिक लेवल पे चल रहा है, तो इतना जानकारी बहुत है। बट लेकिन इसमें भी इनके 3 डेफिनेशन है, एडवर्ब के भी 3 डेफिनेशन है। 3 डेफिनेशन मतलब, पहला तो ये वर्ब को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं, दूसरा भी एक काम करते हैं, ये क्या करते हैं बताओ, पहला तो वर्ब को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं, दूसरा
अपने आप को भी डिस्क्राइब करने का काम करते हैं, अपने आप को भी प्रूव करते हैं कि हम एडवर्ब हैं। और तीसरा सोचो, तब तक आगे बढ़ते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन। चलो देख लेंगे अभी। तीसरा, तीसरा सोचो अभी। चलो, तो यहां तक कोई दिक्कत हुआ? 3 डेफिनेशन में से 2 तो अभी हम बता दिए। पहला तो खुद एडवर्ब, एडवर्ब एडवर्ब को डिफाइन करेगा कि भैया हम भी एडवर्ब हैं। दूसरा, दूसरा वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। और एक तीसरा किसको डिस्क्राइब करेगा, नाउन। ये बताओ जरा। ठीक है, तब तक आगे देखते हैं। अब आते हैं गुरु ज्ञान। किस पे आते हैं? गुरु ज्ञान। गुरु ज्ञान यानी मेरा ज्ञान। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। जैसे आप वर्ब में कितने वर्ड लगते हैं, लग सकते हैं, यानी कि जैसे आप वर्ब में कितने वर्ड लगा सकते हो जिससे आपको एडवर्ब मिल जाएगा। यानी वर्ब में आप कितने वर्ड लगा सकते हैं जिससे आपको क्या मिल जाएगा, एडवर्ब मिल जाएगा। नहीं आया सर समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, हम कहेंगे ऊपर वाले का याद ही नहीं करना है, हिंदी में जो लिखा है। यहाँ पे मेन फोकस करो, ये हमारा वर्ब है। क्या है? वर्ब। वर्ब के बाद तुम हाउ लगाओ, हाउ। यानी वर्ब से अगर हाउ का क्वेश्चन पूछोगे और उससे रिप्लाई अगर निकल के आएगा तो वो तुम्हारा एक एडवर्ब होगा। और कैसा एडवर्ब होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। यानी वो मैनर को बताएगा, वो जो एडवर्ब होगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर को बताएगा। आया समझ में? कब? जब तुम वर्ब के साथ हाउ का क्वेश्चन लगा करके, आया समझ में, और उसका जब रिप्लाई निकालोगे तो वो जो रिप्लाई निकल करके आएगा, उसका जो रिप्लाई निकल करके आएगा वो तुम्हारा एडवर्ब ऑफ मैनर का काम करता है। यहां तक समझ में आया? एग्जाम्पल देखेंगे। अगर तुम वर्ब में वेन से क्वेश्चन लगा के देखोगे, किससे क्वेश्चन लगा करके? वेन। तो वेन क्या बताता है? वेन क्या दिखाता है? कब, यानी समय को बताता है, टाइम को बताता है। आया समझ में? कब हो गया ये एक्सीडेंट, तो क्या बता रहा है? समय ही तो बता रहा है। आ रहा है समझ में? तो वेन क्या बता रहा है? टाइम को बताता है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम निकल करके आएगा इसका रिप्लाई। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। बाउंस जा रहा है तो बताओ। नहीं। सिंपल सा चल रहा है अभी। ठीक है। और अगर वेयर, तो वेयर तो जगह बताता है, भैया कहाँ, वेयर कब आना है, भैया कहाँ पे आना है। आया समझ में? तो वेयर से अगर तुम वर्ब के साथ क्वेश्चन लगा के बनाओगे और उसका जो रिप्लाई निकल करके आएगा वो तुम्हारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। और ध्यान रखना है इस चीज का जानकारी पूरे क्वेश्चन में नीचे, अब इसके बाद जो यहाँ से स्टार्ट हो गया ना, अब इसके बाद नीचे बार बार हम यूज करेंगे इस जानकारी को। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि अगर हमको एडवर्ब निकालना है कि एडवर्ब है कि नहीं है, तो चुपचाप से वर्ब को उठाएंगे। उससे अगर हम हाउ का क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं, हाउ का क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे हैं, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। अगर हम वर्ब को वेन के साथ लगा करके क्वेश्चन बना के आंसर निकाल पा रहे हैं तो एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगर हम वर्ब को लेकर के और वेयर से क्वेश्चन बना पा रहे हैं और उसका आंसर निकाल पा रहे हैं तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? हाँ। आओ जरा इनका रिप्लाई निकालते हैं। जैसे he spoke loudly there yesterday, he spoke loudly there yesterday। आया समझ में? अब ज्यादा ध्यान देखो, ही हमारा सब्जेक्ट है, स्पोक यानी वर्ब है स्पोकन का। आया समझ में? और स्पीक का, और लाउडली मतलब तेज में, लाउडली बोल रहा है। देयर यस्टरडे, देयर तो वहां बताता है ना, देयर मतलब क्या होता है? वहां। कहा? यस्टरडे यानी कल। ठीक है। अब देखो जरा, ही स्पोक, तीनों सब बता, ये इसी क्वेश्चन में तीनों आ गया। ही स्पोक वेयर, ही स्पोक वेयर वो कहाँ बोला? देयर। देयर। ही स्पोक वेयर, तो देयर वो वहां बोला। ही स्पोक वेयर, ही स्पोक देयर यानी उसने वहां बोला। तो ये देयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। आ गया समझ में? क्या नहीं आया? अरे आया। और बताओ आगे। नेक्स्ट, अब किस पे? हाउ पे बनाए। हाउ ही स्पोक, उसने कैसे बोला? लाउडली। लाउडली यानी एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, लाउडली किसका काम कर रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर का काम कर रहा है। अब किस पे? व्हेन, मतलब कब का। तो ही स्पोक व्हेन, कब बोला इसने, या फिर व्हेन ही स्पोक, कब बोला इसने? तो यस्टरडे यानी कल बोला था भाई।
आया समझ में? तो जो यस्टरडे निकल के आया वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम को बता रहा है वो। यहां तक समझ में आया? एक ही क्वेश्चन में हमने तीनों बता दिया क्वेश्चन बना करके। यानी इस ही स्पोक सब्जेक्ट वर्ब के बाद ये तीनों चीज जो आया है वो तीनों एडवर्ब है। अब अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर जो है, एग्जामिनर क्वेश्चन में अब ये भी कह रहा है कि भैया एडवर्ब में कौन सा है, तो वही बता देंगे। हमारे पास तीन ही तो क्वेश्चन है, या तो हाउ लगाना है, या तो व्हेन लगाना है, या तो वेयर लगाना है। क्वेश्चन नहीं समझ क्वेश्चन नहीं समझा मतलब? क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, वो एग्जामिनर जैसे तुमको ये लाइन दे देगा लिख करके, अब कहेगा बताओ इसमें कौन एडवर्ब ऑफ मैनर है, कौन एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और कौन एडवर्ब ऑफ टाइम है। आया समझ में? तो अगर मान लो तुम्हें एडवर्ब ऑफ मैनर निकालना नहीं आता है, कैसे निकालें? एडवर्ब ऑफ प्लेस निकालना नहीं आता, कैसे निकालें? एडवर्ब ऑफ क्या चीज, एडवर्ब ऑफ टाइम निकालना नहीं आता, कैसे निकालें? लेकिन इतना पता है कि ये तीनों एडवर्ब हैं। लेकिन अब मामला फंस गया वहां, क्योंकि एग्जामिनर तुमसे अब उससे भी पूछ रहा है कि एडवर्ब में भी कौन सा है। अब एग्जामिनर तुमसे क्या पूछ रहा है? तो भैया हम तो जान गए तुम एडवर्ब जानते हो, इस क्वेश्चन में हमको ये भी पता है कि तुम बता दो कि ये तीनों एडवर्ब है, लेकिन अब उन तीनों एडवर्ब में भी कौन सा एडवर्ब है, अब वो भी बता दो, तो वहां फंस जाओगे फिर। तो वहां के लिए सिंपल सा तरीका है, बस तीन क्वेश्चन पूछना है, हाउ से, व्हेन से, और वेयर से। हाउ वेयर व्हेन। हाउ से पूछोगे तो एडवर्ब ऑफ मैनर, व्हेन से पूछोगे तो एडवर्ब ऑफ टाइम, और वेयर से पूछोगे तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। खत्म कहानी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो बाकी कुछ एडवर्ब देख लेते हैं कि एडवर्ब कैसे होते हैं, क्या होते हैं। स्लोली एक एडवर्ब है। जनरली अगर किसी भी वर्ड में लास्ट में एलवाई लगा देते हो, जनरली बोल रहे हैं, यानी कि अब ये जरूरी नहीं है कि किसी भी शब्द में एलवाई लास्ट में लगाए तो वो एडवर्ब ही होगा। जनरली ऐसा देखा गया है कि अधिकतर वर्ड में, अधिकतर इन द सेंस 90% वर्ड में लास्ट में एलवाई लगा होता है तो वो एडवर्ब ही होता है। ठीक है, तो जैसे स्लोली हो गया, ब्रेवली हो गया, रैपिडली हो गया, हियर हो गया, ये भी एक एडवर्ब है। देयर हो गया एडवर्ब है, समवेयर हो गया एडवर्ब है, नो वेयर हो गया एडवर्ब है, यस्टरडे एडवर्ब है, टुडे एडवर्ब है, टुमारो एडवर्ब है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये सब क्या है? ये सब एडवर्ब है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वर्ब में ऐड होते हैं, वर्ड में एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक्शन चल रहा है अभी, ठीक है, तो कब से चल रहा था, तो परसों से चल रहा था, तो जो परसों आया निकल के शब्द, वो किसको डिफाइन कर रहा है? भर्वी को तो। आया समझ में? तो जो भर्व को डिफाइन करे, डिस्क्राइब करे, वो तुम्हारा क्या है? वर्ब। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं। समझ में आया? हाँ। चलो टाइम तो हम लोग का हो गया है, थोड़ा सा देख लें कि यार कुछ बाकी है अगर इसमें तो पढ़ा दें, नहीं तो फिर चीजें कल से करेंगे। चलो अभी डिग्री वाला है, डिग्री वाला देख लेते हैं, बाकी कंजक्शन हम लोग फिर कल से करेंगे। अब एडवर्ब के जैसे हम लोग अभी पढ़ के हैं, एडजेक्टिव के भी डिग्री होते हैं, वैसी तरह एडवर्ब का भी डिग्री होता है, वही पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक है, बाकी एडवर्ब हम बता चुके हैं, स्लोली, मोर स्लोली और मोस्ट स्लोली, ये इनका डिग्री है। स्लोली हमारा एक एडवर्ब था, इसका अगर हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर स्लोली, और अगर इसका हम किसमें बनाएंगे? सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट स्लोली। कोई दिक्कत? नेक्स्ट उसी तरह से वेल एक एडवर्ब है, वेल, बेटर, बेस्ट। आया समझ में? ये भी तुम्हारा क्या है? एडवर्ब, एडवर्ब के डिग्रीज हैं। उसी तरह से हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, ये तुम्हारा क्या होगा? एडवर्ब के डिग्री होंगे। यहां तक कोई दिक्कत? कंजक्शन भी कर ही लेते हैं। कंजक्शन क्या करता है? किसी भी वर्ड को कनेक्ट करने का काम करता है, किसी भी दो वर्ड को कनेक्ट करने का काम जो करता है वो काम होता है कंजक्शन का। कनेक्टर का काम करने का काम किसका होता है? कंजक्शन का होता है। यहां तो कोई दिक्कत? नहीं। जैसे एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, एंड, ये चीज ध्यान रखना, एंड है इसका मतलब ये नहीं है कि एंड नॉट भी तुम्हारा कंजक्शन ही है। एंड नॉट एक प्रीपोजिशन होता है, अगर एंड के साथ नॉट लगा हुआ है तो वो एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं सिंगल वर्ड में एंड यूज हुआ है तो वो कंजक्शन है। आया समझ में? एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, ओवर हो, सॉरी ओवर कह रहे हैं, बिटवीन हो गया, ये सब तुम्हारा क्या होगा? ये सब तुम्हारा एक कंजक्शन का काम करेगा। ठीक है, हाँ समझ में आया? ये सब तुम्हारा क्या है? एक कंजक्शन है। कोई दिक्कत नहीं है, कंजक्शन के बारे में अभी इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? तो एक ऐसा वर्ड जो एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन या पोजीशन बताने वाला वर्ड होता है,
उसी को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। यानी एक ऐसा वर्ड जो एक नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन बता रहा हो, है समझ में, या उसके साथ क्या बता रहा है, पोजीशन। ठीक है, कि कैसा पोजीशन है इस नाउन का उस नाउन के साथ, क्या पोजीशन है, इसका हायर पोजीशन है या उसका हायर पोजीशन है, उसका लोअर पोजीशन है या इसका लोअर पोजीशन है समझ में। तो इस सब का जो एक नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्शन करने का काम करता है, ठीक है, रिलेशन बताने का काम करता है, वो एक काम करता है प्रीपोजिशन। वो एक काम करता है कौन, प्रीपोजिशन ही काम करता है, उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इंग्लिश में अगर इसका अगर हम देखें डेफिनेशन, तो क्या हो जाएगा, ए वर्ड दैट डिफाइन रिलेशन पोजीशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन के बीच में रिलेशन या पोजीशन जो दिखाता है, रिलेशन शो करता है, उसी को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं। देखो अगर यही लिख लिख के करते हैं ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता हम लोगों को, यहाँ तक हम लोग आज नहीं पहुंच पाते, क्योंकि लिखने में बैठाने में शब्द टाइम लगेगा। आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत तुम लोग के लिए एक्स्ट्रा हम लोग को मेहनत, हमको मेहनत करना पड़ता है नोट्स बनाने में, सब चीज करने में, अपने दिमाग से सोच के वो सब चीज करने में, क्या बताएंगे आगे, क्या बताएंगे उसके बाद, क्या बताएंगे, सब करने में। ठीक है, बाकी और अदर बुक से निकालते हैं इंफॉर्मेशन, वहां से करने में। ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल देखें अगर, तो द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो ये अंडर क्या बता रहा है, अंडर यहाँ पे क्या है, देखो कह रहा है कि द कैट इज सिटिंग, द कैट इज सिटिंग, यानी कैट जो है वो सिटिंग बैठी हुई है, कहां पर, अंडर द टेबल। यानी देखो इस टेबल को इस कैट के साथ कनेक्शन कर रहा है कौन, अंडर। तो अंडर हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। आया समझ में। दो नाउन को जो कनेक्शन करने का काम, रिलेशन बताने का काम जो करता है, वो प्रीपोजिशन का होता है। तो यहाँ पे जो अंडर है वो प्रीपोजिशन है, और अंडर के बाद जो द टेबल आया है वो तो एक नाउन है, और नाउन है तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी चीज आएगा वो नाउन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जिसको हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये चीज पढ़ा चुके, अभी ऊपर ही पढ़ाए थे। आया समझ में। तो देखो अब धीरे धीरे यूज होने लगा पीछे की जानकारी। आया समझ में कि नहीं आया, चलो अब बाकी देख लेते हैं नाउन क्या क्या है भाई, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। सॉरी प्रोनाउन, प्रोनाउन कर रहे हैं, सॉरी प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, एक ही तो नहीं होता है, लेकिन कुछ लिख करके लाए हैं उनसे ही बस याद रखो, बाकी आगे जैसे जैसे आता जाएगा प्रीपोजिशन बताते जाएंगे कि ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, उससे ध्यान में आता जाएगा ना, तब देखते ही तो पहचान जाओगे कि प्रीपोजिशन है, इतनी बार रिपीट हो जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे ओवर हो गया, अंडर हो गया, एबव हो गया, बिलो हो गया, एट, इन, ऑन, अमोंग, बिटवीन, अमोंगस्टर, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारे प्रीपोजिशन है। और बाकी प्रीपोजिशंस के बाद नाउन या प्रोनाउन यूज हो तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और दोनों मिलाकर एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम कर देते हैं। ये भी चीज यहाँ लिख दिए हैं। आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत। बाकी एक लास्ट अब बच रहा हम लोग का इंटरजेक्शन, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग का क्या हो जाएगा, खत्म। तो इसको भी कर ही लेते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है, तो देखो इंटर मतलब अंदर, और जंक्शन मतलब जोड़ना। जंक्शन होता है ना, जैसे जंक्शन, जैसे रेलवे में जंक्शन होता है स्टेशनों का, होता है ना, उसी तरीके से अंदर में जो जोड़ा जाता है उसी को इंटरजेक्शन कहते हैं। तो एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, इंटरजेक्शन भी एक वर्ड या फ्रेज ही है, दैट एक्सप्रेस सडन इमोशन, तुरंत जो इमोशन निकल करके आता है, वही उस इमोशन को जो शो करता है, शो किया जाता है, उसी को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। या रिएक्शन जो होता है, जैसे अल्लास, प्रेवो, उसके बाद हुर्रे, होता है ना, ओ हो कहते हो ना, ओ क्या हो गया, बोलते हो कि नहीं बोलते हो। वाओ, किसी को देख के कहते हो ना, वाओ कितना अच्छा कार गया गुजर के, अभी इधर से बगल से कितनी अच्छी कार गुजर के गई, बोलते हो ना, वाओ, ईटीसी। इस तरीके का जो तुम्हारा रिएक्शन निकल करके आता है, ठीक है, सडन इमोशन जो निकल करके आता है इस तरीके का, ये सारे ही चीज होते हैं इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन का सिंबल कैसा होता है, तो बस एक लाइन ऐसे सीधे खींच देने के बाद एक यहाँ बिंदु दे देना है, ठीक है, जिसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, वैसे इंटरजेक्शन का ये साइन नहीं है, ये साइन किसका है, एक्सक्लेमेटरी का है। ठीक है, बाकी यहाँ पे मतलब ये इंटरजेक्शन के साथ यूज हो रहा है, देखो हर जगह पे ये लगा हुआ है, हर जगह पे लगा हुआ है, लगा हुआ है ना, तो यही चीज है, समझ में आ गया। नेक्स्ट एक गुरु ज्ञान है, क्या है देख लेते हैं जरा। गुरु ज्ञान क्या कह रहा है, एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच
अलग अलग हो सकता है। अभी हम लोग देखे थे राम नाउन भी हो जाएगा, हाँ, लेकिन राम को अगर हम सॉरी राम गलत ले लिए। जैसे यहीं पे देखो, यहाँ पे अगर हम ले लें किसको, किसको ले लें, इनको ले लेते हैं, जैसा भी बताएंगे कैसे। एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग हो सकता है, ये डिपेंड करेगा उसके सेंटेंस पर, तो सेंटेंस में वो कैसे यूज हुआ है। अभी जैसे ऊपर हम लोग देखे थे सम, कभी सम प्रीपोजिशन सॉरी कभी सम प्रोनाउन बन जा रहा है और कभी सम क्या बन जा रहा है, एडजेक्टिव बन जा रहा है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ही चेंज हो जा रहा है। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। आ गया समझ में कि एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, तो सेंटेंस में वो कैसे यूज हुआ है। जैसे वहां सम बॉयज था, तो वहां पे बॉयज नाउन था, तो नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, उसको बताने के लिए, तो सम वहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन सम ऑफ द बॉयज आया था, तो ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है उसका मतलब कि प्रीपोजिशन के पहले जो आया होगा वो हमारा क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है। हाँ, तो नाउन तो होगा नहीं क्योंकि नाम तो है नहीं, बच्चा प्रोनाउन, तो सम क्या है, प्रोनाउन है। तो एक बार सम एडजेक्टिव बन जा रहा है, एक बार सम प्रोनाउन बन जा रहा है। तो यानी कि इससे एक चीज निकल के क्या आया, क्या कि एक शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा उसके सेंटेंस पर, तो हमें किसी भी शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच याद करने की जरूरत नहीं है, वहां हम सेंटेंस में निकाल के देख लेंगे कैसे यूज हुआ है। आया समझ में कि नहीं आया? चलो, जैसे यहाँ पे देखो, द मैनेजर इज सिटिंग इन द ऑफिस, जो मैनेजर है वो कहाँ पे सीट कर रहा है, ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है। यहाँ पे इन जो है वो प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। आया समझ में? यहाँ देखो, प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, तो यहाँ पे देखो कम जो है वो क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद ये इन। अब यहाँ पे इन जो है वो तुम्हारा क्या है, अब ये इन क्या है, गुड, क्या है, एडवर्ब। क्यों? क्योंकि वर्ब को ये बता रहा है, क्या बता रहा है, वर्ब को ये जानकारी दे रहा है, प्लीज कम इन, यानी अंदर आओ। अगर हम सिर्फ प्लीज कम लिख दें, ठीक है भाई, अब कम कहाँ, अंदर की बाहर, अंदर या बाहर आना है, कहाँ आना है, तो इसको बता कौन रहा है, इन। अगर इनके जगह आउट कर देंगे तो बाहर हो जाएगा। तो जानकारी किसके बारे में दे रहा है, कम के बारे में ही तो दे रहा है, वर्ब के बारे में ही तो जानकारी दे रहा है। तो जो वर्ब को डिस्क्राइब करे वो एडवर्ब। तो यहाँ पे जो इन है वो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये इन जो है वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वही बोले कि किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस के हिसाब से डिपेंड करेगा कि वो क्या है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। आ गया समझ में कि अभी भी नहीं आया? जैसे यहाँ पे देखो लिखा है सम आर वेरी गैलेंट, कुछ जो है बहुत ही ज्यादा गैलेंट है, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। और यहाँ पे है सम गर्लफ्रेंड आर वेरी टॉक्सिक, कुछ गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती हैं, ठीक है। टॉक्सिक मतलब हानिकारक होती हैं, बहुत ज्यादा मतलब खून चूसने वाली होती है। आया समझ में? तो यहाँ पे जो सम है, सम से पहले वर्ब आया है, और वर्ब के बाद यहाँ पर ये नाउन आया है, और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वेरी, यानी ये एडवर्ब सॉरी एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया ये, एडजेक्टिव। कैसी, तो वेरी गैलेंट, ठीक है। यानी कि वर्ब से पहले आएगा सब्जेक्ट, गैलेंट हो गया ना एडजेक्टिव, गैलेंट हो गया एडजेक्टिव। गैलेंट माने क्या होता है, अरे हाँ सॉरी, गैलेंट हो गया हमारा क्या चीज, एडजेक्टिव, गुड, क्योंकि नाउन थोड़ी है वो। हाँ, आया समझ में? तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया एडवर्ब, ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब को बता रहा है कैसा है, वेरी, ठीक है। या फिर ऐसे ही बोल सकते हो कि एडजेक्टिव को जो बताता है वो एडवर्ब होता है। अब यहाँ पे एक चीज आया होगा दिमाग में, क्या क्या आया होगा, जो तीसरा वाला छोड़ के गए थे एडवर्ब में, वो हमारा बच गया कौन, एडजेक्टिव। पहला तो खुद को डिस्क्राइब करता है, दूसरा वर्ब को डिस्क्राइब करता है, और तीसरा एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। इसलिए हम वहां छोड़े थे, यहाँ इस क्वेश्चन में बताएंगे, तब तक तुम लोग सोचो। अब आया समझ में? अब वो भूलेगा ही नहीं तीसरा वाला। आ गया समझ में? इस तरह से होता है पढ़ाई, पढ़ाने का तरीका। तो ये वर्ब हो गया, और वर्ब से पहले या तो नाउन या तो प्रोनाउन। सम तो भाई नाम नहीं है, तो ये प्रोनाउन है, तो ये हो गया यहाँ प्रोनाउन की तरह यूज। तो यहाँ देखो, यहाँ प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ देखो गर्लफ्रेंड तो नाउन है ना, और नाउन को जो डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव, तो यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है।
यहाँ किसकी तरह यूज हो रहा है? एग्जैक्टली। एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। तो सम का देखो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल करके आ गया, सेंटेंस में अलग अलग। तो वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में वो चीज कैसे यूज हुआ है, वो जो वर्ड है वो सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया? हाँ। कर लोगे? हाँ। नेक्स्ट देख लेते हैं एक लास्ट एग्जांपल मेरे ख्याल से। क्या लिखा है? पढ़ो जरा। माई बिलोव मतलब जिसको तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, ठीक है? तो माई बिलोव्ड इज प्रीटी, मेरी जो प्यारी है वो सबसे ज्यादा प्रीटी है। गुड इन डांसिंग, डांस करने में सबसे ज्यादा क्या है? प्रीटी है, बहुत अच्छी है। आया समझ में? बहुत अच्छा डांस करती है मेरी बिलोव्ड। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पर, तो माई बिलोव्ड, तो माई बिलोव्ड यहाँ पे क्या हो गया? नाउन, पॉजिटिव नाउन है, अधिकार बता रहा है माई बिलोव्ड। ठीक है, ये वर्ब हो गया। ठीक है, वर्ब के बाद ये डांसिंग हमारा क्या हो गया? डांसिंग भी एक नाउन हो गया, जीरंड वाला नाउन हो गया। बी के बाद आईएनजी फॉर्म, बी फोर को हम लोग जीरंड भी बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, सारा चीज पढ़ा है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा जीरंड वाला नाउन हो गया ना? हाँ वही भर्ब की देखो, ये भर्ब होता है, ये भर्ब होता है, लेकिन एक्ट करता है नाउन की तरह, क्योंकि जीरंड एक नाउन है, नाउन की तरह दिखना, इक्विवेलेंट टू नाउन, अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जीरंड एक नाउन है, ठीक है, और काम इसका भर्ब का है, भर्ब की तरह काम करता है। अभी इसको डिटेल इजीली अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं, बेसिक में पढ़ेंगे जीरंड के बारे में, जीरंड नाउन की तरह कैसे काम कर रहा है। आएगा समझ में? तो अभी इतना समझो कि ये जीरंड भी एक नाउन ही होता है, जीरंड भी क्या होता है? एक नाउन ही होता है, यानी नाउन की तरह ही काम करता है। प्रॉपर तरीके से हम कहेंगे नाउन नहीं है, लेकिन नाउन की तरह काम करता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि तुम अपना पेरेंट्स का देख रेख कर रहे हो जब बड़े हो गए, तो मान लो किसी काम से तुम बाहर चले गए, तो तुम्हारा दोस्त अब तुम्हारे पेरेंट्स को देख रेख करेगा या तुम्हारा भाई करेगा, लेकिन तुम तो नहीं कर रहे हो ना। आया समझ में? तो अभी जब तुम देख रेख कर रहे थे, तुम तो अपने पेरेंट्स के बेटे हो तो कर रहे हो देख रेख, ठीक है, लेकिन तुम जब कहीं बाहर गए, अकेले थे, तुम घर पे अकेले थे, तुम्हारा भाई कोई नहीं है, तो तुमने दोस्त को बोल दिया भाई देख लेना तुम्हारे पेरेंट्स, मेरी मम्मी पापा को। हाँ, तो अभी जो तुम्हारा दोस्त आके तुम्हारे पेरेंट्स को देख रहा है, वो तो उनके बेटा नहीं है, लेकिन अभी वो उनका सेवा कर रहा है, तो उनके बेटे जैसा ही काम कर रहा है। वैसे ही जीरंड जो है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो है, वो एक्चुअल में वर्ब है, लेकिन काम कैसा करेगा? वो कैसा काम करेगा? नाउन की तरह, लेकिन कब? जब वो नाउन किसी काम से बाहर गया होगा, एक्चुअल में वहां नाउन नहीं होगा। यानी अगर नाउन या सॉरी अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर जीरंड को हम यूज करेंगे, तो वो नाउन की तरह काम करेगा। अभी ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी पढ़ोगे सब खिचड़ी बन जाएगा, क्या पढ़ा दिए। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा तो इसलिए बता दी, नहीं तो अभी हम इसलिए बच रहे थे इसको बताने से। आया समझ में? बाकी डिटेल में अभी पढ़ेंगे इन चीज को। हाँ, अब इसलिए कहते हो कि नहीं समझ में आ पाएगा यहाँ तक, लेकिन समझ में आया? तो बस आज यहीं तक रखते हैं क्लास, बाकी कल फिर स्टार्ट करेंगे अपना यहाँ इसके बाद से। ठीक है, समझ में आया कि अभी भी नहीं आ रहा है? कुछ छूट तो नहीं है ना? सब बता दिए ना? हाँ ठीक, सब बता दिए। उसके बाद ये पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो गया, इसका यहाँ पे एक पेज पे ला दिए हैं सबको, सबको एक पेज पे ला दिए हैं। ये देखो, नाउन नेमिंग थिंग्स होता है, जैसे एप्पल हो गया, हेड हो गया, और यहाँ पे एक फल दिया हुआ है। आ गया समझ में? इन सबको एक पेज पे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ला दिए हैं। आगे कल से हम लोग ये एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, प्रीटी वाले से, फिर उसके बाद आगे अपना बढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो आज यहीं तक रखते हैं क्लास को, फिर कल से स्टार्ट करेंगे अपना आगे। समझ में आ गया? ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यहीं तक रखते हैं क्लास को, चलो।